डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अचीवमेंट टेस्ट। इस स्लाइड को देखते हैं पहले और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आपको पता ही है कि जो लर्निंग का मतलब है वो है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। और ये जो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन है हो तो गया, मगर कितना हुआ, टू व्हाट एक्सटेंट लर्निंग हैज़ बीन डन एंड हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड, ये तय करना बड़ा ज़रूरी होता है। और ये उसकी अचीवमेंट होती है। इसी का पता लगाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि कितनी अचीवमेंट हुई है। और अचीवमेंट के एरियाज़ भी है कि स्किल में या वो रेडी टू परफॉर्म में, यानी कि वो प्रदर्शन के लिए तैयार है, कुछ करने के लिए तैयार है, उसमें एक एबिलिटी आ गई है, या नॉलेज को वो इकट्ठा कर चुका है, कितना नॉलेज वो उसके पास संचित हो गया है, कितना नॉलेज वो स्टोर कर चुका है। इनको अब हमें जानने के लिए कि कितना, किस सीमा तक बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हुआ है और कितने ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए हैं, इसको जानने के लिए इवेल्युएशन करना ज़रूरी होता है। और इनको जानने के लिए जो इवेल्युएशन किया जाता है वहीं से अचीवमेंट टेस्ट की नीड का शुरुआत होती है, यानी वहीं पे अचीवमेंट टेस्ट की नीड फील की जाती है। यानी कि लर्निंग को के जो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन है वो किस सीमा तक हमें अचीव हुए हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस हद तक उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में सफल हो पाई है, इसका पता लगाने के लिए ही जो परीक्षण किया जाता है उसे हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट की एक बहुत अच्छी परिभाषा फ्रीमैन ने दी है। फ्रीमैन के अनुसार एन अचीवमेंट टेस्ट इज़ ए टेस्ट डिज़ाइन टू मेजर द नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स इन ए स्पेसिफाइड सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। तो फ्रीमैन की इस परिभाषा से कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात तो ये है कि अचीवमेंट टेस्ट है, इसको डिज़ाइन किया जाता है किसी भी खास विषय के लिए और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए और विशिष्ट विषयों के लिए, विशिष्ट छात्रों के लिए। यानी इतनी सारी कंडीशन इसके साथ होती है कि ये एक प्रकार का जो उपलब्धि परीक्षण होता है, एक ऐसा परीक्षण है जो किसी भी विशेष रूप से क्लास, फॉर एग्जांपल हम छठी क्लास का ले सकते हैं और सब्जेक्ट में हम इंग्लिश का ले सकते हैं, और उसमें ये भी हो सकता है यूनिट 3 और 4 का ले सकते हैं। और ये सभी चीज़ें स्पेसिफाइड होती हैं और ये इससे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स, इन तीनों को ही नापा जा सकता है, एसेस किया जा सकता है इन तीनों को। अचीवमेंट टेस्ट दो टाइप के होते हैं, टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट और स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। जो टीचर मेड टेस्ट होते हैं ये क्लास टीचर द्वारा बनाए जा सकते हैं, और लेकिन इसकी लिमिटेशन ये होती है कि ये जो इसका एप्लीकेशन है उस पर्टिकुलर उसी क्लास के लिए और उसी स्कूल के लिए ही वो एप्लीकेबल होता है। तो टीचर में जो टेस्ट होंगे वो टीचर द्वारा बनाए जाएंगे। इसमें उतने क्राइटेरिया, नॉर्म को फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं ये बनाए जाते हैं प्री डिफाइंड प्रोसेस से, यानी पूर्व निर्धारित जो प्रक्रिया होती है उससे इसको बनाया जाता है। एंड इट मे बी यूज्ड इन डिफरेंट कंडीशंस एज वेल। तो जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं इसको आप कहीं पे और पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसी क्लास के लिए, पर्टिकुलर उसी क्लास के लिए किसी और स्कूल के छात्रों पे भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। सो स्टैंडर्डाइज टेस्ट की जो एप्लीकेबिलिटी है वो ज़्यादा वास्ट होती है, और टीचर मेड की जो टेस्ट होते हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी लोकल लेवल पे ही होती है। आइए समझते हैं टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट को। टीचर मेड टेस्ट होता है ये, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है टू चेक द प्रोग्रेस, यानी कि स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस को चेक करने के लिए होता है कि आखिर उन्होंने कहाँ तक वो लर्निंग की हुई है और कौन कौन से एरिया में वीक हैं और किस एरिया में वो उनका जो अचीवमेंट है वो ठीक ठाक है। और दूसरा इसका जो मकसद होता है टू फाइंड आउट डिफ़िकल्टी लेवल, स्टूडेंट्स में अब कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, कौन कौन से वो कंटेंट हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, इसका पता लगाया जा सकता है। तीसरा है टू एसेस टीचिंग एफिकेसी, हमारी टीचिंग का प्रभाव कैसा है, अच्छा है या बुरा है, क्या टीचिंग से बच्चों को कोई फ़ायदा होता है। और चौथा है कि फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट,
फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम जानते ही हैं कि ये टाइम टू टाइम हमेशा बच्चों को कॉन्टीन्यूसली उसको चेक किया जाता है कि बच्चों को कितनी समझ में आई है बातें। और आखिरी है फॉर लोकल नीड ऑफ क्लासरूम। इसकी खास बात यह है कि ये जो क्लासरूम है और वो जो टीचर है, ये इन दोनों के बीच के की कहानी होती है कि ये सिर्फ उसी क्लासरूम की और क्लासरूम के बच्चों की नीड पे ही बेस्ड होता है। तो ये कुछ खासियत होती है टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट के। आइए समझते हैं स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट के करैक्टरिस्टिक्स को। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट है। सबसे पहली खास बात यह है कि इसका जो एप्लीकेशन है वो वाइडर होता है, यानी कि डिफरेंट प्लेसेस पे और डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट स्टूडेंट्स पर ये इसको अप्लाई किया जा सकता है, जो स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। दूसरी खास बात होती है कि क्लियरली डिफाइंड प्रोसीजर होते हैं इसको कंस्ट्रक्ट करने के। सभी प्रोसेस बड़े क्लियरली डिफाइंड होते हैं, जैसे कंटेंट एनालाइज करके, डिफ़िकल्टी लेवल तय करके, ब्लूप्रिंट बना के, फिर पायलट स्टडी करके, फिर उसको फाइनली वैलिडेट करके, फिर उसे हम लोग आंसर मैन्यूल को रेडी करके इस पे हम काम करते हैं। तीसरी खास बात है इसकी कि ये इंटरनल चॉइसेस भी इसमें होती हैं, यानी कि इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि स्टूडेंट पे बर्डन ना हो। तो कई क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस भी दी जाती है, जिसमें अथवा या और करके ये प्रश्नों को डाला जाता है। चौथी प्रकार की विशेषता है इसकी कि वर्ड एंड टाइम लिमिट भी इसमें मेंशन किया जाता है कि कितने वर्ड का और कितने टाइम लिमिट में आपको जवाब देना है। ये कुछ खूबियाँ होती हैं स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट की। इसी वजह से इसको कहीं पे भी अप्लाई किया जा सकता है और उसके जो असेसमेंट है उसको चेक करने के लिए आंसर की हमारे पास पहले से ही मौजूद होती है। पिछली स्लाइड में हमने अचीवमेंट टेस्ट के बाकी जानकारियाँ ली और इस स्लाइड में हम देखेंगे कि अचीवमेंट टेस्ट के कंस्ट्रक्ट करने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है प्लानिंग का। प्लानिंग में 3 काम किए जाते हैं, जिसमें से पहला काम है डिटरमाइनिंग द पर्पस। उद्देश्य तय किए जाते हैं कि उसका मकसद क्या है अचीवमेंट टेस्ट का, कौन सी क्लास के लिए है, किस सब्जेक्ट के लिए है और वो उसका उद्देश्य क्या है। वो क्या उसका उद्देश्य नॉलेज को टेस्ट करना है, क्या उसका उद्देश्य किसी पर्टिकुलर स्किल को टेस्ट करना है, या उसके उद्देश्य कोई और है। तो जिस भी उद्देश्य हो उसको तय किया जाता है। दूसरा है असाइनिंग वेटेज, यानी जो भी कंटेंट हम लेते हैं उस कंटेंट को हम ये देखते हैं कि उस कंटेंट को हमें वेटेज क्या देना है। उस वेटेज को हम परसेंटेज में या मार्क्स में काउंट कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा डेवलपिंग ब्लूप्रिंट एंड डिफ़िकल्टी लेवल। ब्लूप्रिंट और डिफ़िकल्टी लेवल को डिसाइड करना होता है। ब्लूप्रिंट को अभी इस स्लाइड के बाद इसके बारे में बात करेंगे। ब्लूप्रिंट एक ऐसा खाका होता है, एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें हम उद्देश्यों के आधार पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उसमें छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन को कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और वो किस एरिया और किस डोमेन से पूछे जाएंगे, इसका डिटेल एक तरीके से खाका होता है उसमें, और उसमें सारी बातें लिखी होती है। और जो प्रश्नों का निर्माण करते हैं तो उस प्रश्नों का निर्माण उस ब्लूप्रिंट के गाइडेंस के हिसाब से ही चलते हैं। जैसे ब्लूप्रिंट को हम तय करते हैं, ब्लूप्रिंट में जो हम क्वेश्चंस के नेचर को तय करते हैं, डिसाइड करते हैं, उसी हिसाब से छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन और किस ऑब्जेक्टिव के लिए जो क्वेश्चन बनाने हैं वो पहले से निर्धारित होता है। दूसरा है डिफ़िकल्टी लेवल, यानी कि प्रश्नों में तीनों लेवल को हमें मेंटेन करना होता है। कुछ क्वेश्चन हमें डिफ़िकल्ट लेवल के देने होते हैं जो बहुत होशियार बच्चे कर पाएँ। दूसरा एक डिफ़िकल्टी लेवल को हम एवरेज पे रखते हैं ताकि अधिक से अधिक बच्चे उसको कर पाएँ। और कुछ उन बच्चों के लिए भी किया जाता है जो उस पर्टिकुलर जो बिलो एवरेज के बच्चे होते हैं, उनका भी ध्यान इसमें रखा जाता है। दूसरा स्टेप होता है एनालिसिस का। एनालिसिस में भी 3 काम करने होते हैं। एनालिसिस का जो पहला काम होता है कंटेंट को एनालाइज करने का, यानी जिस कंटेंट के बेस पे हम ये अचीवमेंट टेस्ट बनाने जा रहे हैं उसको पूरा डिटेल में एनालाइज करना होता है, उसमें उसकी इम्पोर्टेंस को देखना होता है और उसमें किस कंटेंट से हम किस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं उसको ब्रीफली राइट डाउन किया जाता है। दूसरा डेवलपिंग आंसर मैनुअल, और किसी भी प्रश्न का जब हम निर्माण करेंगे तो उसके लिए आंसर मैनुअल भी डिसाइड किया जाता है अचीवमेंट टेस्ट में, और इसीलिए ये सामान्य टेस्ट से अलग होता है क्योंकि इसमें आंसर मैनुअल भी डिसाइडेड होता है, उसी के आधार पे प्रश्नों के उत्तर जांचे जाते हैं। तीसरा पायलट स्टडी की जाती है। अचीवमेंट टेस्ट जब भी बनाए जाते हैं
एक बार बना लेने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है, एक बार बच्चों पे वो उसको एडमिनिस्टर किया जाता है, उसके बाद उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, ऐसा लगता है कि वो सारे उद्देश्यों को वो नहीं एसेस कर पा रहा है, तो उसमें से कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं, कुछ संशोधन किए जाते हैं, फिर वो पायलट स्टडी को फिर और एडिट करके फिर आगे लेके जाते हैं। तीसरा जो इसका स्टेप है, राइटिंग, एडिटिंग एंड रिव्यूइंग। इसी में जो पायलट स्टडी करने के बाद जो कमियां रह जाती हैं उसको फाइनलाइज किया जाता है, और फाइनलाइजेशन करने से पहले उसमें बहुत सारी एडिटिंग करनी होती है, और इस बात का ध्यान जाता है कि उसमें सभी प्रकार के प्रश्नों को इंक्लूड किया गया हो। ये कुल मिला के देखा जाता है कि एक बैलेंस वे में ये प्रश्नों को स्ट्रक्चर किया गया हो और ये सभी उद्देश्यों को पूर्ण करते हों, तभी जाके उसको एक वैलिडिटी देते हैं। और वैलिडेशन का मतलब है उस पर हम मोहर लगाते हैं कि ये अचीवमेंट टेस्ट हर तरीके से ठीक है, संतुलित है, बैलेंस्ड है, तब उसको हम ओके करते हैं। आखिरी स्टेप होता है इसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट। फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन जो करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट आपका तैयार है, अब इसको आप अपने छात्रों पर इसका परीक्षण किया जा सकता है। और जब परीक्षण इसका करेंगे तो वो परीक्षण करने के लिए भी कुछ मैनुअल होते हैं। इट मीन्स कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट इज़ ऑल्सो डन अकॉर्डिंग टू दी प्री डिफाइंड डायरेक्शन गिवन इनटू द मैनुअल। अकॉर्डिंगली ही इसके एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग करते हैं। आइए समझते हैं ब्लूप्रिंट का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। इस स्लाइड में आप एक ब्लूप्रिंट का सैंपल देख रहे हैं, जिसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि एग्जामिनेशन क्या है, पेपर का नाम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, टाइम क्या है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है। साथ में जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं और क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव्स है वो राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव्स नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल एक्सेट्रास। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि नॉलेज वाले पार्ट में आते हैं तो उसमें ई लिखा हुआ है। ई मतलब एसे टाइप क्वेश्चन, एस ए का मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वी एस ए का मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इस तरीके से एक डायग्राम बना लेते हैं, एक ब्यौरा बना देते हैं, डिटेलिंग का पेज बना के, और फिर उसमें हम ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो ये हम किस रूप से लेके जाएंगे, ये ऐसे टाइप का होगा, शॉर्ट आंसर होगा, वेरी शॉर्ट आंसर होगा। तो यूनिट 1 से हम जो क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, यूनिट 1 से या लेसन 1 से हमारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन नॉलेज में कितने होंगे, अंडरस्टैंडिंग में कितने होंगे, एप्लीकेशन में कितने होंगे, स्किल में कितने होंगे। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 से हम देखेंगे कि इसमें ऐसे टाइप और शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर, या अंडरस्टैंडिंग में या एप्लीकेशन में, स्किल में, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव वाइज ये इसका निर्धारण किया जाता है। और हर लेसन से बड़ी माइन्यूटली इसको नोट किया जाता है कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए हम किस नेचर के प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये ब्लूप्रिंट को देख के ही जब हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं तो हमें एरर होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो एक तरीके से ब्लूप्रिंट एक मॉडल के रूप में काम करता है, एक डायरेक्शन के रूप में काम करता है, जिसके बेस पे हम अगर प्रश्नों का निर्माण करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो प्रश्न बनेंगे, जो हमारे क्वेश्चन पेपर बनेगा, वो एक बैलेंस क्वेश्चन पेपर बनेगा, जिसमें आप सभी प्रकार के आपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर दिया और उसका भी ध्यान रखा कि छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, यानी कंटेंट के बेस पे इसको हम डिसाइड कर लेते हैं कि किस टाइप के नेचर के क्वेश्चन को हमें किस ऑब्जेक्टिव के तहत रखना है। इसी से आपसे इसको ब्लूप्रिंट को बनाते हुए आपको बताया गया था कि हर कंटेंट को एक वेटेज देना होता है। इसको भी समझने के लिए स्लाइड को देखते हैं कि किस तरीके से यूनिट में हर यूनिट के जो कंटेंट होते हैं उसको पहले से ही डिसाइड किया जाता है कि ये इसमें से कितने मार्क्स का वेटेज उसको देना है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है यूनिट 1 है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री का। टोटल ये 20 मार्क्स का यूनिट है। इसमें से 1.1 करके इवेंट्स एंड प्रोसेस में आया। थीम 1 लिया हमने, नेशनलिज्म इन यूरोप, चैप्टर 1 का है, एनी 1, और ये इसके 4 मार्क्स का वेटेज दिया। थीम 2 को हमने नेशनलिज्म मूवमेंट इन इंडो चाइना, इसको हमने कोई मार्क्स नहीं दिए, और थीम 3 को हमने 6 मार्क्स दिए। इसी तरीके से हम वेटेज देते हैं और इसी तरीके से हम सारे थीम्स को कवर करके धीरे धीरे सभी के वेटेज को हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। और ये हमारे
पिछले स्लाइड में आपने देखा कि किस तरीके से वेटेज को हम डिसाइड करते हैं पूरे लेसन को, पूरे यूनिट को। और इसी तरीके से अभी स्लाइड में हम देखेंगे कि हर यूनिट को हम एक अब डिटेल मार्किंग स्कीम भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे इस वाले स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इंडियन एंड दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के लिए टोटल मार्क्स 20 हमने डिसाइड किया था। अब ये इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन से सीरियल नंबर के क्वेश्चन होंगे, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, कौन कौन से सीरियल के होंगे। इस तरीके से मैप क्वेश्चन यानी पूरी डिटेलिंग यूनिट की मार्किंग स्कीम के बेस पे आपकी तैयार हो जाती है। और ये एक तरीके से हमें गाइड करता है क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए, क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए, और क्वेश्चन को नेचर के बेस पे उसको कहाँ पे कितना प्लेस करना है उसको हम लोग यूनिट वाइज डिवीज़न ऑफ क्वेश्चन के बेस पे देखते हैं। इसी प्रोसेस को और आगे बढ़ाते हुए हम वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चन के बेस पे भी एक पूरा डिटेलिंग हम रेडी करते हैं। जैसे इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मैप क्वेश्चंस, और इसके आगे लिखा हुआ है कि मार्क्स ईच टाइप, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, वेरी शॉर्ट के कितने होंगे 10, शॉर्ट आंसर 8, लॉन्ग आंसर 10, मैप क्वेश्चन 1। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट से हम कितने टाइप के क्वेश्चन और तैयार करेंगे, कितने छोटे होंगे और कितने बड़े होंगे, कितने मैप के होंगे, और उनका टोटल जो मार्क्स होगा वो हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। जब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अगर हम रेडी करते हैं वेटेज प्रोग्राम को अपने, तो उस पर हम कोई भी ऐसा सवाल रह नहीं जाता, कोई भी एस्पेक्ट नहीं रह जाता है कि हमारा क्वेश्चन पेपर बैलेंस ना बने। अचीवमेंट टेस्ट बनाते हुए हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से भी वेटेज तय कर लिए जाएँ। डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो 20% के आसपास रखे जाते हैं, और जो एवरेज क्वेश्चंस होते हैं, एवरेज डिफ़िकल्टी वाले, वो 50% रखे जाते हैं, और इजी जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है, इजी लेवल पे उसे हम 30% रखते हैं। तो इस प्रकार से 100% को हम डिफ़िकल्टी, एवरेज और इजी लेवल में डिवाइड करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि सभी प्रकार के स्टूडेंट, ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो हम एक जनरल आप कह सकते हैं एवरेज बच्चा, बिलो एवरेज और एबव एवरेज, इन तीनों के हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है। जो बिलो एवरेज है उसको इजी क्वेश्चन, जो एवरेज है उसको एवरेज वाले क्वेश्चन, और डिफ़िकल्टी है यानी कि जो एबव एवरेज वाले बच्चे हैं उनको दिया जाता है। इससे सभी प्रकार के बच्चों की नीड को ध्यान में रखते हुए बनाया